नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से घरेलू अंतरिक्ष यान RLV का सफल प्रक्षेपण। स्पेस शटल का कर सकेंगे दोबारा इस्तेमाल। अमेरिका रूस के बाद तीसरा देश। चाबहार बंदरगाह पर ईरान अफगानिस्तान के साथ आज होगा त्रिस्तरीय समझौता। भारत करेगा $200 मिलियन का निवेश। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ करेंगे मुलाकात। जयललिता आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। सर्बानंद सोनोवाल का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने सरकार बनाने का दिया न्योता। स्टिंग मामले में हरीश रावत से मंगलवार को होगी पूछताछ। सीबीआई के नोटिस पर दिल्ली आने को तैयार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कांग्रेस का केंद्र पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मणिपुर के चंदेल में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों का बड़ा हमला। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। अंतरिक्ष जगत में आज भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतिहास बनाने के लिए मशहूर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया। अब से कुछ देर पहले स्वदेशी रीयूजेबल स्पेस शटल के लॉन्च होने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ये प्रक्षेपण सफल हो गया। भारत RLV लॉन्च करने वाले दुनिया के देशों की सूची में शामिल हो गया है। अमेरिका और रूस के बाद स्वदेशी रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से RLV ने अपनी उड़ान भरी। इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये स्वदेशी है और दूसरा ये फिर से इस्तेमाल किया जा सकने वाला स्पेस शटल है। इस मिशन में 600 इंजीनियर बीते 5 साल से काम कर रहे हैं। दरअसल दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लॉन्च व्हीकल का मकसद अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के खर्च को कम करना है। अभी तक केवल अमेरिका और रूस के ही स्पेस शटल सफल रहे हैं। RLV प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का प्रमुख लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना है। 6.5 मीटर लंबे विमान जैसे दिखने वाले इस यान का वजन 1.75 टन है और इसे एक विशेष रॉकेट वर्धक से वायुमंडल में पहुंचाया गया। 9 मीटर लंबे रॉकेट का वजन 11 टन है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी उपयोग में आने वाली है, जिसको साधारण शब्दों में बयान किया जाए तो ऐसा है कि इसके द्वारा हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द के ऑर्बिट में प्रवेश करके फिर पुनः पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर सकते हैं। एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी, यूनिक टेक्नोलॉजी। और हमें संतोष इस बात का भी है कि ये पूरी तरह भारत में डेवलप हुई है, इंडिजिनसली डेवलप्ड, पूरी तरह स्वदेशी। इसके अंतिम संस्करण के निर्माण में 10 से 15 साल लगने की संभावना है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पहली बार पंखों वाले उड़ान यान का प्रक्षेपण कर रही है। सरकार ने RLV-TD परियोजना में 95 करोड़ का निवेश किया है। इसे लॉन्च करने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प रही। इसके हूबहू स्केल मॉडल को लेकर एक विशाल रॉकेट ने पहले उड़ान भरी, जिसके बाद बूस्टर रॉकेट ने RLV को आवाज से 5 गुनी रफ्तार दी और फिर उससे अलग हो गया। इसके बाद स्पेस शटल धरती से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और नीचे का रुख करने से पहले प्लेन की तरह हवा में परवास करता रहा और आखिरी में अपने डेल्टा डैने की मदद से ये समंदर में पहले से तय रनवे पर उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। गौहर, अब टेस्ट तो सफल हो गया है, अगर फाइनल वर्जन की बात करें तो कितना समय और लगेगा और ऐसी कौन सी खासियतें हैं जिन पर हम नाज कर सकते हैं? एक खास बात यह है कि जब हम री एंट्री व्हीकल की बात करते हैं तो ऐसा होता है जैसे नॉर्मली कार अगर कहीं भेजें किसी लोड के साथ या ट्रक भेजें और वो ट्रक कभी वापस ना आए, अगला लोड भेजने के लिए फिर से एक ट्रक भेजना पड़े, बनाना पड़े उसको। ये जो री एंट्री व्हीकल है ये वापस आने में जो हवा का
रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं। और इन टेम्परेचर्स की वजह से बिल्कुल इसका ये टेक्नोलॉजी अलग होती है, और इसलिए हमें स्केल तक पहुंचने में जो अनुमान है टेक्नोलॉजिस्ट का हमारे देश के, लगभग 15 साल लगेंगे। जी, इतना वक्त और लगेगा जी। कम से कम इतना वक्त लगेगा, हाँ। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम साइंस की बात करते हैं, तो हर कदम पे लगातार खतरे होते हैं जी। और हम अपनी कमजोरियों से सीखते हैं। न सिर्फ ये कि हम अपनी कामयाबियों से सीखते हैं, हम अपनी कमजोरियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। यहाँ क्योंकि अब जब वापस आ रहा है व्हीकल, जैसे आया, और ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से, इसको बेबी स्टेप कह रहे हैं हमारे दोस्त जितने भी इसरो के हैं, लेकिन ये बेबी स्टेप नहीं है, ये एक नए आयाम की शुरुआत है। ये बिल्कुल उससे फर्क होगा जो अब तक इसरो कर रहा है, ये उससे फर्क होगा जो बहुत सारे देश करते रहे हैं और अचीव नहीं कर पाए हैं। हाँ। जैसे चाइना, जापान वगैरह ने कोशिशें की हैं और इस दिशा में सोचा है, लेकिन कर नहीं पाया है। हमारा ये पहला स्टेप जो है वो सबसे बड़ा स्टेप है, इसलिए कि ये बिल्कुल नई तरह की अब टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, बहुत सारे स्पिन ऑफ्स होंगे। जी बिल्कुल, पहला मेड इन इंडिया स्पेस शटल लॉन्च हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं। तमाम खामियों से भारत भी लगातार सीखता आया है और इसी के मद्देनजर तमाम नए प्रयोग और एक बार फिर स्पेस में एक नई कामयाबी भारत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज वो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसमें चाबहार पोर्ट का काम आगे बढ़ाने समेत तेल और ऊर्जा में निवेश से जुड़े कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत चाबहार पोर्ट के पहले चरण के निर्माण में $200 मिलियन का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा का आज अहम दिन है। वो आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस दौरान रणनीतिक रूप से अहम ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच यातायात संपर्क के लिए 3 स्तरीय समझौते पर चर्चा भी होगी। इसके अलावा आतंकवाद और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श होगा। बहुत ही अहम मुद्दों पे बातचीत होगी, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी एक मुद्दा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस मुद्दे पे बातचीत होगी। हम चाबहार का जो फ्री ट्रेड जोन है उसमें भारतीय कंपनियां वहाँ पे आवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, इसकी भी संभावना है। Iran has got rich sources of energy which is very close to India. The distance between Chabahar port to India is just a matter of 945 kilometers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले तेहरान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत हुआ। ईरान के वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री अली तैयबनिया ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में है और उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। तेहरान पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भारत ईरान के सभ्यता संबंधों का जिक्र किया। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी मजबूत होने की उम्मीद जताई। पड़ोस में तमाम एशिया के देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध जो बड़े पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हों, उन्हें अच्छी तरह से मजबूत करके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति और सांस्कृतिक संबंध उसके विकास की एक आधारशिला होती है। ईरान के साथ कारोबार, निवेश और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने की आशा से दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने तेहरान के गुरुद्वारा में मत्था टेकने के साथ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों और बच्चों से भी मुलाकात की। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। प्रधानमंत्री के साथ ईरान गए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। राज्यसभा टीवी संवाददाता कुर्बान अली से खास बातचीत में उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर होने वाले समझौते को अहम बताया।
हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। नितिन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा हो रहा है, पिछले 15 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय ईरान का दौरा है और इस बीच ईरान भी काफ़ी संकटों के दौर से गुजरा है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध रहे हैं। अब जो भारत ईरान संबंधों की एक नई इबारत लिखी जा रही है, किस रूप में देखते हैं आप उसे? देखिए, बहुत ऐतिहासिक है और दोनों देश के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकंड थिंग, जो पोर्ट हम बना रहे हैं 18 महीने में बनाएंगे। मुंबई से दिल्ली जितना डिस्टेंस है उससे चाबार से कांडला डिस्टेंस कम है, तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है। पहले हमको अगर ये उद्योग व्यापार अगर यहाँ बढ़ाना अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान से जाना पड़ता था, जो लगभग बहुत कठिन है, और इसलिए ये गेटवे जो ओपन हुआ है ये डायरेक्ट हमको यूरोपियन राष्ट्रों तक अब हम इसमें इस रूट से जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस बीच ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच भी एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की। उसका क्या महत्व होगा? देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। अब कहिए कि ये बहुत दिनों से सभी प्रकार की बातें जो थी ये केवल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, तो अब मुझे लगता है कि एक दरवाज़ा ओपन हो गया है, गेटवे ओपन हो गया है, और इसके कारण अब अनेक विषयों पर निश्चित रूप से विकास की अनेक योजनाओं परियोजनाओं पर अब चर्चा होगी, और मुझे लगता है दोनों देशों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। हाल के वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी थी उसके कारण शायद दोनों देशों के रिश्तों में एक तरह की शिथिलता आई थी, कमी आई थी। उसको किस तरह से आप बढ़ावा देंगे? देखिए, हमारी इतिहास, संस्कृति, विशेष रूप से संस्कृत और पर्शियन का रिश्ता, इन सब बातों को ध्यान में लेकर निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते जो थे उस कारण दोनों देशों के बीच में एक नैसर्गिक प्रेम है, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है। ये रिश्ता और मजबूत बनेगा। और आइए अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। जयललिता आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में राज्यपाल की रसैया उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 1984 के बाद यह पहला मौका होगा जब तमिलनाडु में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनेगी। इससे पहले जयललिता ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात करके औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। जयललिता ने 29 विधायकों की सूची सौंपी है जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। शुक्रवार को विधायकों की बैठक में जयललिता को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। जयललिता के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। असम का मुख्यमंत्री बनने जा रहे सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने सोनोवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल पीबी आचार्य ने रविवार को बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ को राज्य में अगली गठबंधन सरकार बनाने का न्योता दिया। इससे पहले इन तीनों सहयोगी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। असम में बीजेपी की अगुवाई में पहली बार सरकार बनेगी। सोनोवाल को रविवार को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। अब तक सर्बानंद केंद्र में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब यह जिम्मेदारी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को दी गई है। केरल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ दिल्ली में रविवार को सीपीएम मुख्यालय पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सीपीएम कार्यकर्ता राज्य में हिंसा के जरिए अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं सीपीएम ने बीजेपी पर चुनावी हार की हताशा में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में सीपीएम मुख्यालय पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। बीजेपी का आरोप है कि केरल में जीत के बाद सीपीएम कार्यकर्ता बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले कर रहे हैं।
हम कानून को मानने वाले लोग हैं और इसलिए उनको चेतावनी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की बर्बरता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ इस तरह की बर्बरता को बंद करें। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के तरीके से लड़े। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर हिंसा से जुड़ी घटनाओं का ब्यौरा दिया और राष्ट्रपति से उचित कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां कर रही है उसका तीव्र शब्दों में धिक्कार करती है, निषेध करती है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली सभी पार्टियां, सभी नेता निश्चित रूप में इस बातों का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी हार से हताश है और हिंसा को बढ़ावा देकर जनादेश के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरएसएस अगर हिंसा के आधार पर जो जनादेश है केरल के अंदर उसको नहीं मानने की कोशिश अगर कर रही है, जनता उसका जवाब देगी। और हमारे यूनिटों को हमने ये स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया हुआ है केरल में कि हम जनतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। केरल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा में त्रिशूर जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता और कन्नूर जिले में एक सीपीएम कार्यकर्ता की मौत हुई। इस घटना को लेकर राज्य में कई जगहों पर सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग ऑपरेशन की जांच मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होंगे। हरीश रावत ने रविवार शाम देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने की बात कही। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों को बताया कि वो 24 मई को सीबीआई के सामने हाजिर होंगे। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कभी सीबीआई को इस मामले में सहयोग करने से मना नहीं किया है। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए सूबे का राजनीतिक माहौल खराब करना चाहते हैं और उनकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने सीबीआई जांच की सिफारिश के फैसले को एक तरफा बताया। मेरी ऑक्यूपेशनल कंपल्सन्स भी ये कह रहे हैं कि मेरे जो बयान हैं वो मेरी सुविधाजनक स्थिति में ले लिए जाए, लेकिन फिर भी सीबीआई ने हमारे उस अनुरोध को नहीं माना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप 24 तारीख को आइए, तो मैंने फैसला किया मैं 24 तारीख को आई विल कोऑपरेट विद देम, मैं जाऊंगा। मणिपुर के चंदेल जिले में एक उग्रवादी हमला हुआ जिसमें 29 असम राइफल्स का एक जूनियर कमांडर, कमीशन ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। ये हमला भारत म्यांमार सीमा के पास जाउपी इलाके में रविवार दोपहर तकरीबन 1 बजे हुआ। जवानों का एक काफिला भूस्खलन की घटना का जायजा लेकर वापस कैंप लौट रहा था। उसी वक्त घने जंगलों में घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। आशंका है कि हमला 2 या उससे ज्यादा आतंकी गुटों ने मिलकर अंजाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी तादाद में पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है। गृह मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि मंत्रालय इस मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहा है। पिछले साल भी भारत म्यांमार सीमा के पास उग्रवादी हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर उग्रवादियों का खात्मा किया था। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को हरियाणा के हिसार और राजस्थान के चुरू देश के सबसे गर्म स्थान रहे। इन दोनों शहरों में तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के ही श्रीगंगानगर में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस था। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी कल का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान थोड़ा नीचे आ सकता है। राजस्थान का अजमेर जिला इन दिनों भीषण जल संकट और सूखे की चपेट में है। जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की बेहद कमी है। लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अजमेर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
और पुष्कर तीर्थ के लिए मशहूर अजमेर में कई बड़े ताल और सरोवर हैं। इसके बावजूद करीब 25 लाख की आबादी वाले इस जिले को इन दिनों भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बारिश का पानी बिल्कुल आया नहीं, कुछ तालाब में, कुछ तो कुएं भी सूख रहे हैं। जिले में करीब 1176 गांव हैं। इनमें पानी की बेहद कमी है। खेती बर्बाद हो गई है, मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। पशुओं को भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। पानी मतलब टाइम पर आ नहीं पा रहा है, विशेष करके कि हम तो मतलब टैंकर डलवा के ही पी लेंगे, लेकिन जानवरों के लिए हमको बहुत परेशानी है। अजमेर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने की कोई पहल नहीं हुई है। कुल सूखा सा पानी है, कहीं कोई किसी कुएं में पानी नहीं है। ये कुआ आप मौके पे जाकर भी देखोगे तो सब में बिल्कुल सूखा पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है। जिले के कई हिस्सों में हालात नाजुक हैं। लोगों को पैसे चुकाकर भी पानी नहीं मिल रहा है। अकाल से परेशान होकर लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। वैसे तो अजमेर अपनी जल संपदा और तमाम विशाल झीलों और तालाबों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जिला ही भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। यहाँ सूखा राहत भी अब तक नहीं दी गई है। कुल मिलाकर हालात बेहद गंभीर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, किशनगढ़, अजमेर। और राजस्थान के भीलवाड़ा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, हम जानते हैं 50 डिग्री का आंकड़ा छू चुका है राजस्थान, गर्मी से लोग बेहाल हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के जल प्रबंधन की कोशिशों की तारीफ की। तमाम बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन जमीन पर क्या सच्चाई दिखाई दे रही है? नहीं, जमीन पर प्रीति ये हाल है कि जहाँ जैसे मैं यहाँ भीलवाड़ा में हूँ, तो यहाँ जो भी जितने भी जो है जल निकाय रहे हैं उनमें भारी इंक्रोचमेंट हो गया है और जमीन पर जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। खासतौर पर अभी हाल में कुछ दिन पहले जो है राजस्थान सरकार ने जो है 19 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ना तो सूखा राहत पहुंची है, ना पशुओं के लिए चारे का कोई अरेंजमेंट हो पाया है और बहुत सारे जगहों पर जो जल प्रबंधन का जो रहा परंपरागत वो सब चरमरा गया है। इस नाते जो है जो भीलवाड़ा जैसे जिला लातूर से कोई 19 नहीं है, यहाँ भी रोज 50 लीटर पानी आ रहा है सुबह शाम, जिसके नाते इस शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है उससे और लातूर ने भी, आपको बताओ कि यहाँ हमको जानकारी मिली कि लातूर में जो ट्रेन से पानी आने की जो नो हाउ या टेक्नोलॉजी है वो इसी शहर ने दी। हाँ। तो कुल मिलाकर के बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। जमीनी हालात से आपने रूबरू करवाया हमें। राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन जमीन पर जो कोशिशें दिखनी चाहिए वो नदारद दिखाई दे रही हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में सूखे और जल संकट पर चिंता जताई। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश में सूखे और जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बढ़ती गर्मी और मानसून के हफ्ते भर देरी से आने पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने गंभीर सूखे को लेकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग हुई बैठकों का भी जिक्र किया। साथ ही सूखे से निपटने के लिए कुछ राज्यों के सफल प्रयासों को सभी राज्यों में लागू करने पर जोर दिया। मैंने तो मेरे नीति आयोग को कहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सभी राज्यों में कैसे ले आया जाए, उस पर भी कोई काम होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों के ये जो विशेष सफल प्रयास है उसको हम और राज्यों में भी पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और हिमाचल में लगी आग का जिक्र करते हुए लोगों से जंगल बचाने की अपील की। साथ ही जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से भी पानी बचाने के अभियान का हिस्सा बनने की गुजारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं रोआनू तूफान ने बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत में भारी तबाही मचाई है। बांग्लादेश में तूफान में मरने वालों की तादाद 24 हो गई है, जबकि श्रीलंका में भी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 से ज्यादा हो गई है। यहां अभी भी 118 लोग लापता हैं। रोआनू तूफान के असर के चलते उत्तर पूर्वी भारत में कई जगह बारिश हुई। त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम में बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। तूफान से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए।
उड़ीसा में कई जगह तेज बारिश हुई। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रविवार को बारिश से थोड़ी राहत मिली। उधर बांग्लादेश में रुआनु भारी तबाही मचा रहा है। यहां कम से कम 24 लोगों की जान चली गई और 100 से भी ज्यादा घायल हैं। 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है, जबकि लाखों बेघर हैं। लोग पहाड़ धসে मारा গেছে। তখন আমি আমার ফোর্সও ঘটনা চলে যায় যে আমি স্থানীয় জনগণ সহ এদেরকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসি। श्रीलंका में भी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई है, जबकि अभी भी 118 लोग लापता हैं। श्रीलंका में राहत और बचाव का काम जारी है। यहाँ करीब 2 लाख लोग बेघर हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से श्रीलंका में मदद भेजने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ओबामा एक हफ्ते के दौरे पर वियतनाम और जापान दौरे पर हैं। अपने जापान दौरे पर ओबामा हिरोशिमा युद्ध स्मारक पर जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। बराक ओबामा इसके बाद हिरोशिमा जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से घरेलू अंतरिक्षयान RLV का सफल प्रक्षेपण। स्पेस शटल का कर सकेंगे दोबारा इस्तेमाल। अमेरिका रूस के बाद तीसरा देश। चाबहार बंदरगाह पर ईरान अफगानिस्तान के साथ आज होगा त्रिस्तरीय समझौता। भारत करेगा $200 मिलियन का निवेश। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ करेंगे मुलाकात। जयललिता आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। सर्बानंद सोनोवाल का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने सरकार बनाने का दिया न्योता। स्टिंग मामले में हरीश रावत से मंगलवार को होगी पूछताछ। सीबीआई के नोटिस पर दिल्ली आने को तैयार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कांग्रेस का केंद्र पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मणिपुर के चंदेल में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों का बड़ा हमला। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।